वो रात काफी खौफनाक थी। हर्ष डरकर वहां से भाग गया और दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। वो बला दीवार से छलांग लगाकर नीचे उतरती है और जिस कमरे में हर्ष छुपा हुआ था उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। वो अब किसी भी पल अंदर शिरकत करने वाली थी। हर्ष के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वैसे वैसे हर्ष पीछे हटता जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। छोटा हर्ष उसके हाथ में जो भी लग रहा था वो चीज उसकी तरफ फेंकते हुए उस बला को रोकने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। वो हर्ष को कुछ नुकसान पहुंचाती। तभी हर्ष के हाथ कोई चीज लगती है। वो एक टॉर्च था। खुद को बचाने की जद्दोजहद में अनजाने में उससे वो टॉर्च ऑन हो गया। उस टॉर्च की रोशनी उस बला पर जा गिरी। वो चीखते हुए पीछे हट गई और पीछे हटने के बाद उसने अपने सामने कुछ ऐसा देखा जिससे डरकर वो जोर से चीखते हुए बाजू में बनी खिड़की तोड़ते हुए बाहर भाग गई। हर्ष ने खिड़की के बाहर देखा तो वो शैतानी दांत परी आसमान में उड़ती हुई कहीं गायब हो गई थी। सुबह हो गई और अब तक हर्ष के घर के सामने लोगों की भीड़ लग चुकी थी। उसके माँ बाप का शव एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। पुलिस मौका वारदात की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। छोटा हर्ष एक तरफ दुखी और उदास होकर बैठा हुआ था। पुलिस मामले को ठीक से सुलझा नहीं पा रही थी क्योंकि हर्ष ने दिए हुए उसके बयान पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि हर्ष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसी उल जुलूल बातें कर रहा है। शायद ऐसी ही किसी वजह से ये हत्याकांड हुआ हो, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। फिर मनोचिकित्सक को बुलाकर हर्ष को इलाज के लिए जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। हर्ष उनका विरोध कर रहा था। वो सबको चीख चीख कर बता रहा था कि उसने जो देखा वही सच है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। तभी अवनी भी वहां अपने माता पिता के साथ पहुंचती है। हर्ष चिल्लाते हुए अवनी को मदद के लिए पुकार रहा था। अवनी, इन्हें उस दांत परी के बारे में बताओ। वो कल रात मेरा टूटा हुआ दांत लेने आई थी और उसी ने मेरे मम्मी पापा को मारा है। प्लीज बताओ इन्हें। जो कुछ भी हुआ था उससे अवनी भी शॉक में थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। माँ बाप की मौत से हर्ष टूट सा गया था और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड अवनी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। इस बात से वो बिखर गया। ट्रेन रुकी और जल्दबाजी में नीचे उतरने वाले मुसाफिरों के धक्के से हर्ष अतीत के पलों से वापस लौट आया। हर्ष स्टेशन के बाहर आया और ऑटो रिक्शा में बैठकर अवनी से मिलने निकल पड़ा। उसके मन में गांव के बारे में और अपने अतीत के बारे में कई ख्याल घूम रहे थे। यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन पता नहीं उस चुड़ैल का सामना कैसे करूँगा। इसके बारे में अभी तक उसने कुछ सोचा नहीं था। हर्ष अस्पताल आया और अंदर इंक्वायरी काउंटर पर उसने ईशान बंसल के बारे में जानकारी निकाली। इस तरफ ईशान को कुछ मेडिकल टेस्ट के लिए अंदर ले जाया गया था। बाहर अवनी शून्य में अपनी नजरें जमाए हुई थी। इतने में हर्ष उसके सामने आ जाता है। हर्ष को देखकर उसे निहारते हुए और कुछ याद करते हुए अवनी कहती है, हर्ष। बस इतना बोलकर अवनी रुक जाती है। हर्ष बस मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। इतने सालों बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और एक ही पल में बचपन की वो सारी बातें उसकी आंखों के आगे से गुजर जाती है। अवनी कहती है, मेरी मदद करने यहाँ आने के लिए थैंक्स हर्ष। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। हर्ष कहता है, 12 सालों के बाद मुलाकात हो रही है हम दोनों की। हर्ष को देखकर अवनी को काफी खुशी हो रही थी, लेकिन अगले ही पल वो शर्मिंदा होते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना हर्ष। उस वक्त मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। तुम चीख रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और अब जब मुझ पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि उस वक्त तुम पर क्या बीती होगी। मैं सच कहती हूँ, मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम्हें किसी दूसरे शहर ले गए हैं। कहाँ चले गए थे तुम? हर्ष एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, वो मुझे दूसरे शहर के एक मेंटल हॉस्पिटल में ले गए थे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उन्हें लगता था कि मुझे वहम होते हैं और मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। 1 साल तक उन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे यकीन दिलाया कि उस रात ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब मेरे दिमाग का वहम था। आखिरकार मैं जान गया था कि ये लोग कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए फिर मैंने ठीक होने का नाटक करते हुए उनका भरोसा हासिल किया, और जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तब जल्द ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिसके बाद मुझे एक अनाथालय में दाखिल कर दिया गया। वहाँ से एक वयस्क दंपत्ति ने मुझे गोद ले लिया। फिर मैं उनके साथ रहने चला गया। हर्ष की आपबीती सुनकर अवनी को बड़ा दुख हुआ। आत्मग्लानि से भरी अवनी आगे कहती है, सच में काफी बुरा हुआ तुम्हारे साथ, जिसके लिए कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। उसके लिए मैं फिर एक बार तुमसे माफी मांगती हूँ। हर्ष अवनी को समझाते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। छोटे थे हम उस वक्त और ज्यादा से ज्यादा कर भी क्या सकते थे। हर्ष और अवनी दोनों बातें कर रहे थे। तब तक ईशान के सारे मेडिकल टेस्ट पूरे हो चुके थे और उसे उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। हर्ष और अवनी ईशान से मिलने उसके कमरे की ओर जाने लगे। ईशान के कमरे के पास पहुंचकर हर्ष ने कहा, अवनी तुम यही बाहर रुको, मुझे ईशान से अकेले में बात करनी है। अवनी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और वही बाहर रुककर उनकी बातें सुनने लगी। हर्ष अंदर आया। अंदर ईशान बेड पर बैठा हुआ था। उसे देखते हुए हर्ष कहता है, हेलो ईशान, मेरा नाम हर्ष है। मैं तुम्हारी अवनी दीदी का दोस्त हूँ। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ईशान कुछ निराश होते हुए कहता है, बाकियों की तरह क्या आपको भी लगता है कि मुझे वहम होते हैं? उस पर हर्ष उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो कोई तुम्हारा वहम नहीं, बल्कि सब कुछ सच है। ईशान को ये जानकर राहत मिली कि आखिर कोई तो ऐसा है जो उस पर भरोसा करता है। हर्ष पूछता है, अच्छा अब मुझे पूरी बात बताओ कि इस सब की शुरुआत कब और कैसे हुई? तब ईशान उसे बताता है, 2-3 दिन पहले की बात है। उस दिन मेरा आखिरी दूध का दांत गिरा था और ऐसे ही मजाक में मैंने वो टूटा हुआ दांत उस रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख दिया। मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर इसके पीछे का रहस्य जानने की उत्सुकता थी। मैं सो रहा था। रात में उस दांत परी के आने के बाद कमरे का माहौल रहस्यमय तरीके से बदलने लगा। तापमान में अचानक गिरावट होती मालूम पड़ रही थी। हवा में ठंडक महसूस होने लगी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बस चांद की मध्यम रोशनी खिड़की में से आ रही थी। मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन हो सकता है, ये जानने के लिए मैंने उठकर देखा, और देखा तो मेरे सामने वो शैतानी दांत परी थी जो मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। उसके हाथ में मेरा वो टूटा हुआ दांत था। वो काफी डरावनी लग रही थी। वो मेरी तरफ देखकर जोर से चीखी, जैसे वो कहना चाहती हो कि उसे देखकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों में नफरत के अंगारे थे और उसकी चीख में एक तरह का इशारा। उसका वो भयानक रूप देखकर मैं डर गया। मेरी बोलती बंद हो गई। उस चुड़ैल ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर जोरों से मोड़ना शुरू किया और अपने पैने नाखून से मेरी छाती और गर्दन की त्वचा को कुरेदने लगी। ईशान ने हर्ष को अपने जख्म दिखाए। ईशान आगे बताता है, मैं दर्द से तड़प रहा था। मैंने चीखते हुए दीदी को आवाज लगाई और बड़ी ही मुश्किल से बेड के पास रखा हुआ टेबल लैंप ऑन किया। टेबल लैंप चालू होते ही वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। तभी दीदी मेरे कमरे के अंदर आई। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उसने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगली रात भी मेरे साथ वही सब हुआ। उस दिन से मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। ऐसा लगता है कि अंधेरा होने पर वो आएगी और मुझे मार डालेगी। इसलिए मैं यहाँ भी रात भर कमरे की लाइट चालू रख के सोता हूँ, लेकिन डर की वजह से मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। मैं कितना भी चीखूं, चिल्लाऊं, पर कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। सब लोग मुझे पागल समझते हैं। यहाँ तक कि मेरी दीदी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। इतना बोलकर हर्ष की आंखों में आंसू आ गए।
तो इस तरफ बाहर खड़ी अवनी की आंखों में भी ईशान की बातें सुनकर आंसू आ गए थे। हर्ष ईशान के आंसू पोंछते हुए कहता है, ये सच नहीं है ईशान, तुम्हारी दीदी को तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई है। हर्ष उसके हाथ में एक बड़ा टॉर्च देते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा कोई वहम नहीं, क्योंकि मैं भी इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। ये टॉर्च अपने पास रखना, इससे ज़्यादा मदद तो नहीं मिलेगी, लेकिन इससे वो चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, जिससे तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर हर्ष बाहर चला आया। अवनी बाहर ही खड़ी थी। वो बेसब्र होते हुए पूछती है, क्या हुआ? तुमने ईशान की बातें सुनी ना? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वही सब अब उसके साथ हो रहा है। तुमने इस पर जो उपाय किया वही उपाय मुझे भी बताओ, ताकि मेरे भाई को इन सब बातों से छुटकारा मिल जाए। हर्ष अवनी को ईशान के कमरे से दूर ले जाते हुए कहता है, बदकिस्मती से इस बात का कोई उपाय नहीं है अवनी। क्या? अवनी को एक बड़ा धक्का लगा। हर्ष आगे बताता है, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ, इसका कोई उपाय नहीं। अगर कोई उपाय होता तो आज तक मैं डर के साए में ना जी रहा होता। मेरे पीछे पड़ी उस मुसीबत से अभी तक मुझे छुटकारा नहीं मिला है। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, और अब वो मेरा पीछा करती हुई यहाँ तक आएगी और मुझे भी मार डालेगी। अवनी को एक के बाद एक बड़े धक्के लग रहे थे। अवनी चौंक कर अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? हर्ष कहता है, हाँ अवनी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उस रात तो वो वहां से भाग गई थी, लेकिन अगली रात उस मेंटल हॉस्पिटल में उसने मुझ पर फिर से हमला किया था। उस रात हॉस्पिटल के कमरे में मैं अकेला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मन बेचैन था। अपने मम्मी पापा को खो देने के दुख से मैं रो रहा था। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। तभी मुझे किसी की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि कमरे की खिड़की हवा के झोंके से हिल रही है। मैं खिड़की के पास चला गया और बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं खिड़की बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे सामने वही चुड़ैल थी जो हवा में लहरा रही थी। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जोर से चीखने लगा। मेरी चीख सुनकर वहां मौजूद एक वार्ड बॉय दौड़कर मेरे कमरे में आया, लेकिन उस दांत परी ने उस पर हमला करते हुए एक ही झटके में उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। उसे मारने के बाद वो हंसती हुई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। वो मुझे मार देती, तभी कहीं से रोशनी चमकी और वो चुड़ैल दांत परी वहां से भाग गई। मैंने देखा तो मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसने मेरी जान बचाई थी। अवनी घूंट गले के नीचे उतारते हुए पूछती है, क्या इतनी खतरनाक है वो दांत परी? बचपन में तो मैंने मेरी माँ और मेरी दादी से उसके बारे में तो कुछ और ही सुना था। कौन है ये दांत परी और क्यों छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है? क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? हर्ष आवेश में आते हुए कहता है, वो कोई दांत परी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उस रात जब दोबारा उसने मुझ पर हमला किया था, तब जिस आदमी ने मेरी जान बचाई उसी ने बाद में उसके रहस्य के बारे में बताया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी उसने मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हर्ष बताना शुरू करता है, उस आदमी ने मुझे बताया था कि आज से 40 साल पहले अपने गांव के बाहर जो हवेली है, वहां पर कोई मालिनी नाम की औरत रहती थी। पति के मरने के बाद वो अकेली उस हवेली में रहा करती थी। उसके पास काफी धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसीलिए उसके आम के बागीचे में खेलने आने वाले गांव के बच्चों से उसे विशेष लगाव था। लोग कहते थे कि जब कभी किसी बच्चे का आखिरी दूध का दांत टूटता, तब मालिनी उस बच्चे को टूटे हुए दांत के बदले में एक सोने का सिक्का देती, और इसीलिए वो छोटे बच्चों में दांत परी के नाम से मशहूर थी। छोटे बच्चों पर उसका विशेष प्रेम था। बच्चे भी बेफिक्र होकर उसके बागीचे में खेलते, कभी कभार फल भी खाते, लेकिन गांव के लोगों को उस पर शक था। मालिनी काला जादू करती है, ऐसी कुछ लोगों को गलतफहमी थी। एक बार उसकी हवेली में आग लग गई। अब आग लगी थी या लगाई गई थी
ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इस आग में मालिनी बुरी तरह से झुलस गई थी, जिससे उसका सारा शरीर जल गया था और जलने की वजह से उसका पूरा चेहरा इतना बिगड़ गया था कि वो अपना चेहरा तक आईने में देख नहीं पाती थी, जिस वजह से उसने अपने हवेली के सारे आईने निकाल दिए। उसकी हवेली में काम करने वाले नौकरों का कहना था कि तेज रोशनी से मालिनी के चेहरे को तकलीफ होती थी, इसीलिए वो अपना चेहरा ढक कर रखती। वो दिन में कभी भी हवेली के बाहर नहीं निकलती। वो किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करती। छोटे बच्चों ने तो उस घटना के बाद में उस हवेली की तरफ भटकना भी बंद कर दिया। शायद गांव के लोगों ने ही उन्हें वहां जाने से मना किया हो। एक दिन गांव के 2 बच्चे कहीं गायब हो गए। उनके परिवार समेत गांव के लोगों ने भी गायब हुए उन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उन बच्चों का कुछ अता पता नहीं था। गांव के लोगों को मालिनी पर शक था। उन्हें लगा कि जरूर मालिनी ने ही उन बच्चों पर काला जादू करके उनकी बलि दे दी होगी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। इसीलिए फिर भड़की हुई भीड़ ने मालिनी को उसकी हवेली से घसीटते हुए बाहर लाकर उसी के बागीचे के एक पेड़ से लटका कर फांसी दे दी। मालिनी ने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया। बाद में वो गायब हुए बच्चे वापस लौट आए। उनसे पूछने पर पता चला कि वो जंगल में गए थे, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से उन्हें घर लौटने में देर हो गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मालिनी मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और वो चुड़ैल बनकर लौट आई। जब कभी किसी बच्चे का आखिरी दूध का दांत टूटता, वो आकर उसके बदले में सोने का सिक्का दे जाती। लेकिन ऐसा करते हुए अगर उसे कोई देख लेता तो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई वयस्क आदमी। हॉस्पिटल में जिस आदमी ने मेरी जान बचाई थी, वो वहां का वार्ड बॉय था। उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया था। उसके कहे मुताबिक उसके छोटे बच्चे ने भी उस शैतानी दांत परी को देख लिया था, जिसके बाद उसे भी अंधेरे से डर लगने लगा। सबको यही लगता था कि उसे भी वहम होते हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर उसे भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। लेकिन वो उसका कोई वहम नहीं था और एक दिन वो छोटा बच्चा भी उस चुड़ैल के हाथों मारा गया। मैंने और तुम्हारे छोटे भाई ईशान ने भी उस चुड़ैल को देखा है, इसीलिए वो अब हमें भी नहीं छोड़ेगी और जो कोई भी उसके बीच में आएगा वो भी मारा जाएगा। उस रात जब उस शैतानी दांत परी ने मेरे मम्मी पापा को मारा, तब उससे बचने के लिए मैं भागते हुए जाकर एक कमरे में छुप गया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसे रोकने के लिए मेरे हाथ में जो भी आता मैं उसे फेंक कर मार रहा था। वो मेरे काफी नजदीक आ चुकी थी। तभी मेरे हाथ में एक टॉर्च लगा, जो मुझसे अनजाने में शुरू हो गया। उस टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वो मुझसे दूर हट गई और पीछे लगे आईने में उसने खुद का प्रतिबिंब देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि आईने में खुद का अक्स देखकर वो डर गई और डरकर वहां से भाग गई। तब मुझे पता चला कि वो रोशनी में नहीं आ सकती और आईने से उसे डर लगता है। उस आदमी ने बताई कहानी इस बात की पुष्टि करती है, लेकिन ये एक अस्थायी उपाय है। इन चीजों से उससे दूरी बनाई जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। उससे अगर बचना है तो तुम्हें भी मेरी तरह इस गांव से दूर जाना होगा, क्योंकि उसकी हद इस गांव तक ही सीमित है। जितनी जल्दी हो सके अपने भाई को लेकर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज रात वो जरूर आएगी और अंधेरा होते ही तुम्हारे भाई पर हमला करेगी, इसीलिए उसे अंधेरे में अकेला मत छोड़ना। बात करते हुए हर्ष ने अनजाने में अवनी के हाथ पकड़ लिए। तब वहां पर निखिल आ गया। एक पराये आदमी ने उसकी होने वाली पत्नी के ऐसे हाथ पकड़े हुए देख उसे काफी गुस्सा आ गया। निखिल तैश में हर्ष के पास जाते हुए अवनी के हाथ को उसके हाथ से झटक कर दूर कर देता है और हर्ष का कॉलर पकड़कर उसे धकेल देता है। हर्ष बगल में रखे हुए एक बेंच पर जा गिरा। जोर से गिरने की वजह से उसके माथे पर चोट लग गई। ये देख अवनी को बुरा लगा। वो जल्दी से जाकर हर्ष को संभालते हुए उसे उठाती है और गुस्से से निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या हरकत है निखिल?
तुमने ऐसा क्यों किया? निखिल गुस्से से लाल होते हुए कहता है, कौन है ये लड़का और क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? हर्ष बीच में पड़ते हुए उसे समझाते हुए कहता है, देखो निखिल, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस। हर्ष ने बस इतना कहा ही था, तभी उसे बीच में टोकते हुए निखिल कहता है, तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अवनी, कौन है ये? अवनी उसे समझाते हुए कहती है, ये हर्ष है, मेरे बचपन का दोस्त। ये यहाँ ईशान की मदद करने आया है। अवनी ने उसे सच बताया, पर निखिल अभी भी उन दोनों पर शक कर रहा था। अवनी उसे समझाती है, लेकिन उसे अभी भी अवनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। निखिल एक गुस्सैल स्वभाव वाला आदमी था। उनका झगड़ा बढ़ते जा रहा था, जिसे देख वहां भीड़ जमा हो गई। हर्ष अपना मुद्दा समझाते हुए कहता है, देखो निखिल, मैं यहाँ कोई तमाशा करना नहीं चाहता। मैं बस एक दोस्त की हैसियत से यहाँ अवनी की मदद करने आया हूँ। निखिल पलटकर गुस्से से कहता है, मदद करने? कौन हो तुम? कोई डॉक्टर वगैरह हो क्या? हम हमारा देख लेंगे, तुम निकलो यहाँ से। हर्ष उसे समझाते हुए कहता है, देखो निखिल, ये मामला अलग है, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। अवनी, जितनी जल्दी हो सके तुम ईशान को लेकर यहाँ से चली जाओ। हर्ष जी तोड़कर उसे समझा रहा था, लेकिन निखिल था कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। निखिल एक अमीर आदमी था, जिसका उस टाउन में काफी रसूख था। उसकी जान पहचान काफी बड़े लोगों से थी। उसने पुलिस को बुलाया। निखिल ने पुलिस को रिश्वत देकर उन्हें हर्ष को वहां से भगाने के लिए कहा। निखिल ने बड़े ही रुआब में कहा, इंस्पेक्टर रावत, अगली बस ट्रेन जो भी मिले उसमें बिठाकर इसे रवाना कर दो। आज के बाद ये यहाँ दिखना नहीं चाहिए। पुलिस हर्ष को वहां से खींचते हुए लेकर चली गई। वहां से जाते हुए हर्ष बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा था, अवनी मेरी बात सुनो, अंधेरा हो रहा है, आज रात वो जरूर आएगी। ईशान को अंधेरे में बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। पुलिस उसे जीप में बिठाकर ले गई। अवनी उस वक्त भी बेबस थी और आज भी बेबस होकर वो जाते हुए हर्ष को देख रही थी। निखिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और उसे समझाते हुए कहता है, देखो अवनी, अपना ईशान जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले इंसानों पर भरोसा मत करो। ये काम डॉक्टर का है, उनका काम उन्हें करने दो। डॉक्टर कुमावत यहाँ आते ही होंगे और जल्द ही वो अपना इलाज शुरू कर देंगे।